अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। बैरियागढ़ का अब उसकी जिंदगी के दिन बुरे हो चुके हैं। जरूरत से ज्यादा एतमाद आदमी को ले डूबता है मिस्टर डले। विल्सन बोला, तुम्हें नाकामी का इनकार भी मद्देनजर रखना चाहिए। उसके खिलाफ आज तक कोई मंसूबा कामयाब नहीं हुआ और मैं भी कभी नाकाम नहीं हुआ। मेरे करियर पर भी बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं और नाकामी एक भी नहीं है। फिर भी हम नहीं चाहते कि कोई मामूली सी बात उसे बचा जाए। उन दोनों को अब खत्म ही हो जाना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए कि उनकी जिंदगी को इख्तिताम मेरी अमीराना जिंदगी का नूतन आगाज साबित होगा। लेकिन मैं उन दोनों की यकजाई का इंतजार नहीं कर सकता। यकजाई के इंतजार से तुम्हारा क्या मतलब है? वो दोनों साथ ही तो हैं, विल्सन ने तेजी से कहा। पुरानी बात हुई मिस्टर विल्सन, अब तहजीब माल्कम एक्स यहाँ मौजूद नहीं, सिर्फ अली है और मेरी इतला के मुताबिक अब से 1 घंटे बाद वो मकतूल की बेवा के घर जाएगा। तुम्हें मालूम है उसका घर कहाँ है? नहीं, विल्सन और ग्राम दोनों के सर नफी में हिले थे। हमें कैसे मालूम हो सकता है? हालांकि वो बहुत सीधी सी बात है। बोटेल के सदर का जाती मुलाजम सदारती बैल के सर्वेंट क्वार्टरों के अलावा और कहाँ रहेगा? ओह, विल्सन चीम क्या, वाकई ये तो सामने की बात है। इत्तफाक है कि उस तरफ ज़हन ही नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, तो मैं कह रहा था कि वो वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहती है और अली 1 घंटे बाद उससे मिलने जाएगा। क्या जरूरी है कि वो 1 घंटे बाद ही वहां जाए? विल्सन बोला, मैं हमेशा ठोस जराये से मालूमात हासिल करता हूँ और मुझे मालूम हुआ है कि अली ने उससे वादा किया है और मेरी मालूमात के मुताबिक वो वादे का बहुत पाबंद है। वो वहाँ किस तरह जाएगा? विल्सन ने कहा। उसके लहजे से उलझन जाहिर हो रही थी। असूली तौर पर मैं ये बताने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मैंने उससे मकतूल ड्राइवर के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। विल्सन ने एक तवील सांस ली। इसके अलावा उसके वहां जाने का और कोई जवाब हो भी तो नहीं सकता, लेकिन इस मामले में वो मुंह की खाएगा। मैंने तुम लोगों तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं मिस्टर डले, ग्राम ने कहा। लेकिन तुम्हारा वो मंसूबा? मेरे मंसूबे की नोयत ऐसी है कि मैं उसे तुम दोनों के सामने बयान नहीं कर सकता, मैंने कहा। फिर उसमें एक कमजोरी भी है और मुझे यकीन है कि विल्सन से गुफ्तगू करके ही उस मसले को दूर कर सकूंगा। ये क्या बात हुई? विल्सन ने हैरत से कहा। मैं और ग्राम अलग अलग नहीं हैं, हमारे दरमियान कोई बात रात नहीं रहती। उसके बावजूद मैं इसरार करूंगा कि पहले तुम तन्हाई में उस मंसूबे पर मुझसे बात कर लो, फिर ग्राम के इल्म में भी ले आएंगे। तुम ख्वाह मुखा इस पर मुसर हो, इसका कुछ फायदा नहीं होगा, नुकसान अलबत्ता हो जाएगा। हम दोनों के दरमियान ख्वाह मुखा गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। मैं उठ खड़ा हुआ। तुम लोग संजीदा नहीं हो, वरना इस मामले में मुझसे बहस ना करते। जब तुम लोग मेरी बात से मुत्तफिक हो जाओ तो मुझे बता देना, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि दोबारा इतना अच्छा मौका कब हाथ आएगा। मैं पलटकर दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से कबल ही विल्सन ने मुझे आवाज दी, वो सुनो तो, इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं मिस्टर विल्सन, मैंने उसकी तरफ मुड़कर कहा। मुझे जो भी फैसला करना है जल्द ही करना है। विल्सन और ग्राम ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर विल्सन मुझसे बोला, मैं ग्राम को बाहर भेजे देता हूँ, लेकिन उसकी अदम मौजूदगी में हमारे दरमियान जो भी गुफ्तगू होगी मैं उसे बता दूंगा। कती, मैंने रजामंदी जाहिर की। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसे क्या बताती हो और क्या नहीं। ग्राम खुद ही खड़ा हुआ, मगर उसके अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे मेरा तर्ज अमल पसंद नहीं आया। अब बताओ, ग्राम के बाहर जाने के बाद विल्सन ने पूछा। बात हमारे महकमे तक पहुंच चुकी है और मुझे अली यार खान से मुलाकात के लिए जाना है। मैंने कहा, मामला चूंकि बहुत ऊंची सतह का है, इसलिए हमने स्कॉटलैंड यार्ड से बदल लेने का फैसला किया है। उनके एक तफ्तीशी अफसर यहाँ पहुंचने वाला है। इस वक्त मामला मेरे हाथ में तो है। उस तफ्तीशी अफसर को एयरपोर्ट से लेकर मकतूल के क्वार्टर तक पहुंचना मेरी ही जिम्मेदारी है, लिहाजा मैं ग्राम को अपने साथ ले जा सकता हूँ। इससे क्या फायदा होगा? विल्सन ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा। चूंकि अली यार खान को महफूज तस्वुर किया होगा, इसलिए मुतमईन होगा और मौका देखकर उस पर फायर करना ग्राम का काम होगा। ये नहायत आसान काम है और इसमें कोई पेचीदगी भी नहीं है। जी, तुमने किस किस्म का मंसूबा बनाया है? विल्सन ने हैरत से कहा। उसे कत्ल करने के बाद खुद ग्राम की क्या पोजीशन होगी? उसे एक सरकारी मेहमान को कत्ल करने के जुर्म में मैं हलाक कर दूंगा। मैंने बड़े सुकून से कहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमने तुमसे अली यार खान को ठिकाने लगाने को कहा है और तुम इतने इत्मीनान से खुद हमारे खिलाफ बातें कर रहे हो।
इसलिए तो मैंने ग्राम को बाहर भिजवा दिया है। अगर मैं उसके सामने ये सब कुछ बयान करता तो तुम उसके सामने इतराज दाग देते। उसकी अपनी अकल तो मोटी है, लिहाजा उसे किसी ना किसी तरह धोखे में रख सकता हूँ, लेकिन तुमसे मैं साफ साफ गुफ्तगू कर रहा हूँ। बड़ी से बड़ी रकम की इबत भी कोई शख्स खुद को हलाक नहीं करवा सकता, और अगर मैंने अली यार खान को हलाक करने की नाकाम कोशिश भी की तो मुझे बख्शा नहीं जाएगा। और फिल वक्त जो मंसूबा मैंने बनाया है इसके सिवा कोई और मंसूबा बना भी नहीं सकता। दूसरी तरफ इंतजार भी नहीं किया जा सकता। मालूम नहीं वो किस वक्त मुल्क से कहीं और चल दे। तुम तो जानते ही होगे कि वो किसी एक जगह कभी नहीं टिकता, लिहाजा अब ये तुम पर मुनसर है। तुम ग्राम की कुर्बानी देना मंजूर करो तो ये झगड़ा आज ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तुम चाहो तो इससे बेहतर तरीका भी तलाश कर सकते हो, विल्सन ने कहा। बिल्कुल कर सकता हूँ मिस्टर विल्सन, मगर उसके लिए वक्त चाहिए, और साथ ही ये जमानत भी कि गोटेल से कहीं और नहीं चला जाएगा। इस मंसूबे में तुम इतनी गुंजाइश निकाल सकते हो कि ग्राम की बचत के इम्कानात पैदा हो जाएं। मैं समझ रहा था उसे कत्ल करना तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मैंने मायूसी से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि वो इस कदर गैर अहम आदमी है कि तुम लोग उसकी खातिर कोई कुर्बानी भी नहीं दे सकते। मैं तो महज इम्कानात की बात कर रहा हूँ, विल्सन उकला गया। ख्वाह एक जान जाया करने से फायदा तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से वो हमेशा बचता चला आया है। तुम अपने तहफ़्फ़ुज़ को ज्यादा अहमियत देते हो। मैं भी यही हरकत करूंगा तो वो फिर बच जाएगा, इसलिए मैं मादरत चाहता हूँ। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है, विल्सन ने कहा। सवाल ये है कि इस काम के लिए तुमने ग्राम को क्यों मुंतखब किया? तुम मुझे भी तो मुंतखब कर सकते थे। मैं सोचे समझे कोई फैसला करता तो तुम्हारा इंतखाब कर सकता था, लेकिन मैं कभी बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करता। ग्राम को मैं बहलावा दे सकता हूँ, तुम्हें नहीं दे सकता। तुम ज़हीन आदमी हो, समझ सकती हो कि अली को हलाक करने वाला जिंदा बचकर नहीं निकल सकेगा, जबकि ग्राम इस किस्म की कुव्वत तज़िया से महरूम है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर अली को मारना बहुत अहम है तो ग्राम को भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो ऐसा इंतजाम कर सकती हो कि अली को मारने के बाद ग्राम जाए वारदात से फरार हो जाए। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उसके बाद मेरी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन तो तुम्हारी अब भी खराब होगी। आखिर एयरपोर्ट से तुम ही उसे लेकर वहां जाओगे। अली के कातिल को हलाक करके मैं अपनी गलती की इस हद तक तलाफी करूंगा कि उसके बाद मेरे खिलाफ कोई इल्जाम यकीन की हद को नहीं पहुंच सके था। ठीक है मिस्टर डले, विल्सन ने एक तवील सांस ली। मामला इतना अहम है कि मैं इसमें रखना अंदाजी नहीं कर सकता। मुझे हर कीमत पर अली का सर चाहिए। तो अब ये भी तय करने की हमें ग्राम को क्या बताना है। तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। बकतूल ड्राइवर की बेवा को भूट पहले ही सारी सूरत-ए-हाल से आगाह कर चुका था, और ग्राम को मैंने और विल्सन ने मिलकर यकीन दिलाया था कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मेरी लफाजी और विल्सन की तायद के बायस उसे यकीन आ गया कि वो अली यार खान को कत्ल करने में लामोहल्ला कामयाब हो जाएगा, और ये कि अब उसकी राह में कोई रुकावट नहीं रही। मकतूल ड्राइवर के क्वार्टर का दरवाजा बुड ने खोला था। ये बात हमारे मंसूबे के ऐन मुताबिक थी। ओह कैप्टन बेंस, बुड ने बहुत खुश होकर कहा था, मुझे यकीन है कि अब कातिल बच नहीं सकेंगे। आइए अंदर आ जाइए। बुड हमें एक खाली कमरे में लाया। मकतूल की बेवा और बच्चे दूसरे कमरे में थे। इनसे मिलिए जनाब, मैंने बुड से कहा। यह मिस्टर ग्राम है, स्कॉटलैंड यार्ड के मशहूर सुराग रसा। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जनाब। बुड ने बड़ी गर्मजोशी से ग्राम से हाथ मिलाया। दरअसल अली साहब को अचानक एक काम से जाना पड़ गया। ये क्या तरीका हुआ? मैं बिगड़ गया। इस तरह तो तफ्तीश नहीं हो सकती। उन्हें भी उसी वजह से अचानक जाना पड़ गया। बुड ने पहले से तयशुदा बात कही, अब आपको उनसे मिलने के लिए इस पते पर जाना पड़ेगा। बुड ने एक कागज बेली तरफ बढ़ाया जिस पर उस बंगले का पता लिखा हुआ था जहाँ मिस्टर बेंस डले को रखा गया था। मैंने उस कागज पर एक नजर डालने के बाद ग्राम की तरफ बढ़ा दिया, जो कुछ घबराया हुआ सा नजर आ रहा था। क्या ख्याल है मिस्टर ग्राम? मैंने खेज लहजे में कहा, हम वहाँ भी चले जाएंगे। हमें तो अपना काम करने से गर्द है, ख्वाह यहाँ हो या वहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्राम ने मुकलाए हुए अंदाज में कहा। तो फिर मकतूल की बेवा से चंद बातें कर लो, अगर जरूरत हुई तो उसे भी साथ ले चलेंगे। ग्राम भी बस इसी शाने उचका कर रह गया। वो कोई सुराग रसा तो था नहीं, उसे तो मेरे इशारों पर नाचना था। मैं दूसरे कमरे में आया जहाँ सिर्फ मकतूल ड्राइवर की बेवा थी। बच्चों को पहले ही घर से हटा दिया गया था। वो मगमूम नजर नहीं आ रही थी, बल्कि बहुत मुतमईन थी। उसके शोर ने एक बड़े मकसद के लिए जान जो कुर्बान कर दी थी। अपने वादे के मुताबिक मैंने कातिल को तुम्हारी दहलीज पर हाजिर कर दिया है। अब ये बताओ कि इसके साथ
क्या सलूक किया जाए। अपने शोर के कातिल को नहीं बल्कि एक यहूदी को मैं अपने हाथों से कत्ल करना पसंद करूंगी। उसने बड़े मुस्तहकम लहजे में कहा, ठीक है, वो तुम्हारा मुजरिम है और तुम उसे अपने हाथों से सजा देने का हक भी रख दियो, लेकिन उसके लिए हमें कहीं और चलना पड़ेगा। बूढ़ साहब मुझे सब कुछ बता चुके हैं और आप जहाँ भी कहेंगे मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेकअप में देखकर अजीब सा महसूस हो रहा है। बहुत जल्द तुम मुझे मेरी असल सूरत में देख सकोगी। आओ अब चलें। हम चारों गाड़ी में बैठकर मतरूबा बंगले पर पहुंच गए। बंगले के अंदर दाखिल होते वक्त ग्राम सख्त मुस्तरिब हो गया था। मैंने ड्राइंग रूम में उसे बिठाते वक्त उसके शाने पर थपकी देकर उसे पुरस्कून रहने का इशारा किया था और मूना को घूर कर देखा था, जो खूनी निगाहों से ग्राम को देखे जा रही थी। मेरे इस तरह घूरने पर मूना ने खुद को संभाल लिया था और दूसरी तरफ देखने लगी थी। ग्राम अगर बदआवाज ना होता तो यकीनन ये बात महसूस कर लेता था। तुम यहाँ बैठो, बैली को देखता हूँ, मैंने ग्राम से कहा और उसके कुछ कहने से कबल उस दूसरे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। बूट ड्राइंग रूम में ही बैठ गया था। वह तेज कदमों से चलता हुआ उस कमरे में आया जहाँ बैंस मौजूद था। सुबह से उसे शराब नहीं दी गई थी, इसलिए वो पूरे होशो आवाज में था। तैयार हो जाओ बैंस, मैंने जल्दी जल्दी अपना मेकअप साफ करते हुए कहा। ग्राम ड्राइंग रूम में मौजूद है, तुम अपना पार्ट प्ले करने के लिए तैयार हो? हाँ, बैंस ने कहा। मुझे पूरी तरह समझा दिया गया है कि मुझे क्या करना है, कोई गड़बड़ मत कर देना। मैंने बैंस को घूरते हुए कहा। ग्राम के साथ चंद मिनट तक खेलूंगा, बेफिक्र रहो। बैंस ने बुरा मानकर कहा, मैं इतना गौदी भी नहीं हूँ। चंद मिनट बाद बैंस डे के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो मुन्ना, ग्राम और बूढ़ तीनों उठ खड़े हो गए। ग्राम अब वादे तौर पर नर्वस नजर आ रहा था। वह अपना कोट उतार कर अंदर ही छोड़ आया था और अपने बाल बखेर लिए थे। अंदाज ऐसा था जैसे बेपनाह मसरूफियत की वजह से मुझे खुद पर तवज्जो देने का मौका ही ना मिल पाया हो। इनसे मिलिए मिस्टर अली, बैंस ने कहा, जो मिस्टर ग्राम है, कार के धमाके की तफ्तीश के लिए सीधे स्कॉटलैंड यार्ड से आ रहे हैं। ओह, मैंने गौर से ग्राम को देखा, फिर आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया और उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठ गया। मुझे हाथ मिलाते वक्त ग्राम के हाथ में हल्की सी लर्जिश थी। मैंने वादे तौर पर महसूस किया था ये कोई इतना पेचीदा मामला तो नहीं जिसके लिए स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसां को जहमत दी गई। मैंने खुश्क लहजे में कहा, ताम तुमसे मिलकर खुशी हुई, बताओ तुम हमारे लिए क्या कर सकोगे? मेरी नजरें ग्राम पर जमी हुई थी। वह उस पर से एक लम्हे करीबी नजर हटाने के लिए तैयार नहीं था। ये स्कॉटलैंड यार्ड से सीधे यहाँ रहे हैं जनाब, बैंस ने जल्दी से कहा। ये तो हालात से पूरी तरह बाखबर भी नहीं है। मैंने तो स्कॉटलैंड वालों की बड़ी तारीफें सुनी थी। मैंने तंजिया लहजे में कहा, ये कैसे सुराग रसाएं कि इन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मालूम? मेरे तबसरे पर ग्राम पहलू बदल कर रह गया और बैंस ने एक बार फिर दखल अंदाजी की। स्कॉटलैंड यार्ड वाले कुछ जादूगर तो नहीं होते जनाब, बैंस ने नाहुशबार अंदाज में कहा। पहले आप ये बताने के वाकयात किस तरह पेश आए थे, उसके बाद ही इस सिलसिले में कुछ कहा जा सकेगा। तुम मुझे वाकिफ हो और ये भी जानते हो कि यहूदी मेरे दुश्मन है, उनका बस चले तो मेरी बूटियां उड़ा कर रख दे। मैं बैंस की बात का जवाब दे रहा था मगर नजरें बदस्तूर ग्राम पर मरकूज थी। कल जो वाकया हुआ उसके पीछे भी इसी यहूदी का हाथ कार फरमाया, लेकिन वो नहीं जानते कि मैं उनके काबू में आने वाला नहीं हूँ। मैंने ओली बाबट जैसे वैश्य को नहीं बख्शा। तुम ओली बाबट से तो वाकिफ हो गए मिस्टर बैन। हाँ, परसों पहले उसने यही गोटेल में आपका कमरा बम से उड़ाया था। हाँ वही, मैंने इस बात में सारी लाया और तुम तो उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो गए मिस्टर ग्राहम। क्यों? मैं क्यों बहुत अच्छी तरह वाकिफ होने लगा? ग्राम ने कहा, उसकी आवाज में खफीफ सी लर्रश थी। इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक स्कॉटलैंड यार्ड से है, जिनकी मालूमात बहुत वसी होती हैं। हाई की मालूमात इतनी वसी नहीं होती, ग्राम ने पैरू बदल कर कहा। लेकिन मैं जो कि फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ हूं, इसलिए तुम दोनों के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। तब तो तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि ओली बाबट कितना बड़ा कमीना था। मैंने उसे बार बार ढील दी, कई बार उसकी जान बख्शी, मगर उसकी अकल ठिकाने नहीं आई और अंजाम कार वो शाम में मेरे हाथों मारा गया। ओली बाबट के खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू सुनकर ग्राम के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और बैंस को दखल अंदाजी करना पड़ी। मैंने आपसे कल के वाक़े के बारे में पूछा था, आप मालूम नहीं कहाँ की बातें ले बैठे हैं। वही बता रहा हूँ, पेश मंदिर समझने के लिए बस मंदिर का इल्म होना जरूरी होता है। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ओली बाबट के बारे में बताया। उसकी मौत के बाद एक शख्स ने, जिसका नाम रैंडल है, लेकिन उसने अपने नाम को रैंडल हावर्ड में तब्दील कर लिया है, जो मतलब खुद ओली बाबट का जानशीन है, जिसने ओली बाबट का इंतकाम लेने की ठानी है। मुझे यकीन है कि कल के कातलाना हमले के पीछे उसका हाथ था। आपका मतलब है उसने अपने आदमियों के जरिए आप पर हमला कराया था? बैंस ने कहा, हाँ मेरा यही मतलब है। मेरी जगह जो ड्राइवर मारा गया उसका नाम एडिटर था और ये उसकी बीवी मूना है। मैंने मूना से वादा किया था कि उसके शोर के कातिल 24 घंटे के अंदर अंदर उसके कदमों में होंगे और अब 24 घंटे पूरे होने में महज
चंद घंटे रह गए हैं। वैसे तो मैं खुद भी ये काम कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ज़हमत देने का फैसला किया ताकि मेरा वादा यकीनी तौर पर पूरा हो सके। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि आप उस हमले से बच किस तरह गए। बैंस ने कहा, इस बात से तफ्तीश का क्या ताल्लुक है। मैंने लम्हा भर के लिए ग्राम पर से नजरें हटाकर बैंस को घूरा और दोबारा ग्राम की तरफ मुतवज्जो हो गया। मुमकिन है आपको किसी जरिए से इतला मिल गई हो कि आप पर हमला होने वाला है। नहीं मिस्टर बैंस, दो इतलात के मुताज होते हैं, वो अलियार खान नहीं होते, उन्हें यहूदी कहते हैं। मुझे कहीं से कोई इतला नहीं मिली थी, बल्कि मेरे अंदर एक इजाफी हिस्सा है जो ऐसे मौकों पर मुझे खबरदार कर देती है। तुम्हें मालूम है, एक बार यहूदियों के हत्थे चढ़ गया था और मुझे एक फौजी कैंप में कैद कर दिया गया था। तो फिर तुम वहां से किस तरह बच निकले? ग्राम ने बड़ी बेसाख्ती से पूछा। हाँ मिस्टर ग्राम, ये बात तुम्हारे इल्म में नहीं होगी, इसलिए कि यहूदी खुद भी इस बात से लाइन थे कि उन्होंने किसे गिरफ्तार कर लिया। अगर उन्हें इल्म हो जाता तो शायद मैं कभी उनकी कैद से फरार नहीं हो सकता था। मिस्टर अली प्लीज, बैंस ने एहतजाजी लहजे में कहा। गैर मुतल्लक बातों के नतीजे में तुम खामोश रहो मिस्टर बैंस, मैंने हाथ उठाकर कहा। मैं स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसां से महवे कलाम हो। हाँ तो मिस्टर ग्राम, उस फौजी कैंप से फरार होने की कोशिश में मेरा पूरा जिस्म गोलियों से छिलनी हो गया था। लेकिन देख लो, मैं तुम्हारे सामने ना सिर्फ जिंदा सलामत बैठा हूँ, बल्कि यहूदियों पर कारी वार भी कर रहा हूँ। मूना बड़े ध्यान से मुझे देख रही थी। बैंस अपने अंदाज से बेदारी दायर कर रहा था और ग्राम वादे तौर पर बुइशे बरूब दिखाई दे रहा था। शायद उसने अपने तौर पर यह नतीजा भी असस कर लिया हो कि वो मुझ पर सामने से हमला नहीं कर सकता। मेरे मुस्तकिल घूरते रहने की वजह से वो नर्वस हो गया था। मैं तुम्हें एक अजीब बात बताऊं, चंद लम्हे बाद बैरे का रैंडल ने मुझे कैद करके मशीनी अमल के जरिए मेरे नजरियात तब्दील करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गया। ये तो वाकई कमाल है मिस्टर अली, ग्राम ने कहा। किसी साइंसी अमल से बच निकलना हैरान कुन्नी कहलाएगा। ग्राम मुझे मालूमात हासिल करना चाह रहा था ताकि देर उसे मुझ पर हमला करने का मौका ना भी मिल सके, तो भी उसे यहाँ से खाली हाथ ना जाना पड़े। जो मालूमात वो मुझसे हासिल कर रहा था यहूदियों के नुक्ता दिगाह से वो खासी कीमती थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मालूमात उसके सीने में ही दफन हो जाएंगी। रैंडल इस बात से वाकिफ है कि उसका अमल नाकाम हो चुका है। न सिर्फ नाकाम हुआ है, बल्कि मैंने निहायत मुख्तसर सी मुद्दत में उसे शदीद नुकसानात से भी दो चार किया है। जजीरा मर्ग में रैंडल ने कब्जा कर रखा था, वो पूरा जजीरा तबाह कर दिया गया है। मालूम नहीं वहां उसके कितने आदमी मारे गए होंगे। इसके अलावा गोटेल में उसकी तंजीम के 250 एजेंट भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नहीं, ग्राम मुस्तरिबाना अंदाज में खड़ा हो गया। ये हकीकत है मिस्टर ग्राम, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, लेकिन ये बात सुनकर तुम्हें इतनी हैरत क्यों हुई? हैरत की तो बात है, ग्राम बुड़बुड़ाया। किसी भी फर्द की एक तंजीम के मुकाबले में ये कारकर्दगी हैरान कुन्नी कही जाएगी। रैंडल बच्चा है, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। एक बार अपनी गलती से उसके चुंगल में फंस गया तो अपने बारे में खुशफहमी का शिकार हो गया। बूढ़ बहुत ज्यादा चौकन्ना नजर आ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि वो किसी भी हरकत पर ग्राम को शूट कर देगा। सवाल ये है कि जब आप उसको कोई अहमियत नहीं देते तो फिर आपने हमारी खिदमत क्यों हासिल की? ग्राम बोला, ताकि तुम लोग उन अफराद को गिरफ्तार करने में मेरी मदद कर सको जिन्होंने कार में बम फिट किया था। मैंने बड़ी सादगी से कहा, उसके लिए तो हमें तफ्तीश करनी पड़ेगी। बैज ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, और आप हमसे जरा भी ताउन नहीं कर रहे। बाहमी ताउन के नतीजे ही में वो लोग गिरफ्तार होंगे मिस्टर बैंस, मैंने बड़े सुकून से कहा। लेकिन उससे कबल मैं आपको इस सूरत के जज्बात से आगाह करना जरूरी समझता हूँ जिसका शोर बेकसूर मारा गया। फिर मैं मूना की तरफ मुतवज्जो हुआ। इन्हें अपने जज्बात से आगाह करो, मुझे अपने शोर पर फख्र है। वो एक अजीम मकसद पर कुर्बान हुआ। मूना के लहजे से भी फख्र जाहिर हो रहा था। अगर तुम्हें मेरे शोर के कातिल मिल जाएं तो तुम उनके साथ क्या सलूक करोगी? अगर वो मुझे मिल जाएं और मुझे उन पर इख्तियार दिया जाए तो मैं उन्हें सिसका कर मारूंगी। इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे शोर की जान ली, बल्कि इसलिए कि वो यहूदी हैं और हर यहूदी उन लाखों मासूम अफराद की बर्बादी का जिम्मेदार है जो अपना वतन होते हुए भी बेवतन हो गए। सुना तुमने मिस्टर बैंस, ये कितनी अजीम औरत है किसी अपने शोर से ज्यादा मजलूम फलस्तीनियों का दर्द है। ये काबिल सताइश जज्बा है, ग्राम ने घबरा कर कहा। लेकिन इस वक्त हमारा ये मौजू नहीं है, तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन मेरा हर वक्त यही मौजू होता है। कुछ ऐसे बेदरीर लोग भी होते हैं जो मजलूमों का सौदा कर देते हैं, और एक ये औरत है किसी अपने शोर के खून से ज्यादा उन मजलूमों से हमदर्दी है। ग्राम ने घबरा कर बैंस की तरफ देखा। उसे डर हुआ होगा कि कहीं मेरी बातों से उसका जमीर ना जाग जाए, लेकिन उसे ऐसी कोई अलामत नजर नहीं आ रही थी।
हम मुन्ना के जज्बात से आगाह हो गए मिस्टर अली। बैंस बोला, लेकिन इससे मुजरिमों को गिरफ्तार करने में क्या मदद मिलेगी? मुजरिमों को गिरफ्तार करने में तो तुम मेरी मदद करोगे, और तुम क्या समझते हो मैंने तुम्हें तफ्तीश करने के लिए यहाँ बुलाया है? मैंने बैंस पर एक नजर डाली। अगर तुम ये समझ रहे हो तो ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो। तो फिर और किस लिए बुलाया है? बैंस ने कहा। उसके लहजे से उलझन जाहिर हो रही थी। वो बहुत अच्छी अदाकारी कर रहा था। मालूम होता है तुम्हारे महकमे को कोई गलतफहमी हो गई है। मैं अपने आदमियों से काम नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम्हारे महकमे की खिदमत हासिल की थी, मगर वो शायद ये समझे कि मैं इस मामले में तफ्तीश कराना चाहता हूँ। आम के अंदाजे से ऐसा मालूम होता है आप मुजरिमों से वाकिफ हैं। बैंस ने हैरत से कहा, कुछ ऐसी बात है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यहूदी हुआ कितने ही चालाक क्यों ना हो, वो मेरी नजरों से बच नहीं सकते। ग्राम के चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। मेरे अंदाज उसके असाब तबाह कर दिए थे। उसकी हालत ऐसे चूहे किसी थी जो किसी बिल्ली के सामने किसी ऐसी जगह फंस गया हो जहां से फरार होने का इम्कान ना हो, और बिल्ली उस पर हमला ना कर रही हो बल्कि उससे खेल रही हो। उसके पास उम्मीद की महज एक किरण ये ख्याल था कि मुमकिन है मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर आप मुजरिमों से वाकिफ हैं तो स्कॉटलैंड यार्ड को जहमत देने की क्या जरूरत थी? ग्राम ने कहा। बैद गलतफहमी की वजह से ऐसा हो गया मिस्टर ग्राहम। मैंने मादरत ख्वाना लहजे में कहा, अगर मुझे शुबा भी हो जाता तो मैं इंटेलिजेंस वालों को वदात के साथ बता रही था कि मैं क्या चाहता हूँ।